लास्ट जब हमने डिस्कशन किया था तो CSS के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। ओके, CSS क्या है और कौन कौन से तरह से हम उसको अपने पेज में लिख सकते हैं और एलिमेंट्स के लिए CSS कैसे लिखते हैं, मतलब एक एलिमेंट के लिए या एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए कौन कौन सी तरह से हम CSS मेंशन करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। नाउ अब उसको इंसर्ट करने की जब बात आती है, हाउ टू ऐड CSS। When a browser reads a style sheet, it will format the HTML document according to the information in the style sheet. स्टाइल शीट का जो उपयोग है वो तो यही है ना कि हम जो HTML एलिमेंट्स है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। Basically there are three ways to insert CSS in our page: external CSS, internal CSS and inline CSS. Let us see them one by one. Internal CSS, अब देखो इंटरनल CSS में क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट इट इज इंटरनल टू द वेब पेज फॉर विच इट इज रिटन. An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. अगर कोई एक सिंगल पेज के लिए उसमें जो एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं उसके लिए हम स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हैं. इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन. तो देखो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कि आपके HTML पेज में, आपके वेब पेज में आप हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर CSS को या तो स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हो. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है. इंटरनल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज. ज़्यादातर केस में हेड सेक्शन के अंदर इसको, हेड एलिमेंट के अंदर इसको लिखा जाता है. देखो यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट लिखा है, उसके अंदर ये हमने बॉडी एलिमेंट के लिए स्टाइल डिफाइन की. कौन सी स्टाइल? बैकग्राउंड कलर और उसकी वैल्यू सम कलर लिनन. एक ही स्टाइल हमने, एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की. ओके, एक एलिमेंट बॉडी के लिए. उसके बाद फॉर अनदर एलिमेंट H1 कलर मेंशन किया हमने, सम कलर. और अनदर प्रॉपर्टी इज आल्सो मेंशन्ड दैट इज मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पे हमने उसको वैल्यू भी असाइन की. तो ये हमने दो एलिमेंट्स के लिए इंटरनल CSS डिफाइन किए. तो ये क्या होगा कि ये जो पेज है, करंट पेज, उसमें जहाँ पे भी बॉडी एलिमेंट है और जहाँ पे भी H1 एलिमेंट है उस जगह पे ये स्टाइल्स अप्लाई हो जाएगी. एन एग्जाम्पल सी, बॉडी H1, दिस इज अ हेडिंग, P, दिस इज अ पैराग्राफ, body over. इनलाइन CSS मतलब ये जो यहाँ पे आपको दिखाया, ये फर्स्ट और ये उसके बाद का पेज है. मतलब ये पूरा एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही वेब पेज है जिसमें हमने शुरू में स्टाइल डिफाइन की है और हेड सेक्शन ख़त्म होने के बाद ये बॉडी एलिमेंट और यहाँ पे H1 डिफाइन किया है. तो H1 यहाँ पे डिफाइन किया है तो क्या होगा कि वो जो स्टाइल हमने लिखी है, दो मरून कलर और 40 पिक्सेल्स, वो इसको अप्लाई होगी. तो ये था इंटरनल CSS.
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल CSS जो है वो हम करंट वेब पेज, करंट डॉक्यूमेंट के जिसमें हमारे एलिमेंट्स है जिसको हम स्टाइल या फॉर्मेट करना चाहते हैं, उस वेब पेज के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर हेड सेक्शन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट या स्टाइल एलिमेंट के अंदर जो जो एलिमेंट्स के लिए हमें डिफाइन करनी है स्टाइल, वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? अब देखो, जो बॉडी एलिमेंट है वो तो हमें पता है कि आपके वेब पेज में वो तो एक ही बार होगा, लेकिन हमारे पेज में सपोज कि TR टेबल रो, हमने अगर एक टेबल बनाया है, एक से ज़्यादा टेबल बनाए हो सकते हैं, तो उसमें जितनी भी रोज है सब पे अप्लाई करना है, तो हम TR की स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, टेबल की स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, H1 या किसी और, सपोज कि हमने बहुत सी जगहों पे इमेज को यूज़ किया है हमारे करंट पेज में, तो यहाँ पे हम इमेज के लिए भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? एक बार आपने यहाँ पे डिफाइन कर ली स्टाइल, फिर आपके पेज में जहाँ भी आप उस एलिमेंट का यूज़ करते हो वहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, आपको वहाँ पे हर जगह पे उसको लिखना नहीं पड़ेगा, ये उसका एडवांटेज है। अब ये दूसरा प्रकार डिफाइन करने का CSS को, पहला हमने देखा इंटरनल CSS, मतलब पेज के अंदर हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट के अंदर। अब ये इनलाइन, तो यहाँ पे भी नाम के अनुसार उसका कार्य हमें नाम में देखने को मिल रहा है कि लाइन शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसके नाम में। इनलाइन का मतलब जिस एलिमेंट को आप स्टाइल असाइन करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, उस एलिमेंट को जहाँ पे आपने डिफाइन किया है वहीं पे आप उसको स्टाइल असाइन करते हो, इसको कहते हैं इनलाइन। अब इसका हम उपयोग कब करते हैं? जब हमें करंट पेज में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पर्टिकुलर अकरेंस पे ही स्टाइल अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं करना है मुझे कि मेरे करंट पेज में जहाँ पे भी मैंने H1 यूज़ किया है उन सभी जगहों पे मुझे स्टाइल अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर लाइन में H1 का इस्तेमाल किया है, दिस इज़ ए हेडिंग, ऐसा डिस्प्ले करने के लिए, उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है, केवल उसी टेक्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में आप देख सकते हो, पहले हमने इसकी सिंटेक्स पहले देखी है, प्रॉपर्टी देन कॉलन वैल्यू, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, फिर और भी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो सेमी कॉलन, फिर प्रॉपर्टी 2 कॉलन वैल्यू 2 सेमी कॉलन, और आगे प्रॉपर्टी अगर सेट करना चाहते हो तो इसी तरह से आप आगे लिख सकते हो, अदरवाइज डबल कोट्स। तो ये इस तरह से स्टाइल बनती है प्रॉपर्टी वैल्यू की पैर, और इनको सेपरेट किया जाता है सेमी कॉलन के द्वारा। इस तरह से जब हम स्टाइल डिफाइन करते हैं तो इसको इनलाइन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ को भी हमने स्टाइल किया, P स्टाइल इक्वल टू कलर, दैट इज द प्रॉपर्टी नेम, इट्स वैल्यू इज रेड। पैराग्राफ को हमने रेड कलर से स्टाइल किया, तो ये भी केवल इसी पैराग्राफ को अप्लाई होगा। करंट पेज में और किसी जगह पे भी अगर पैराग्राफ डिफाइन किया है आपने तो उसको ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, ये इनलाइन CSS पर्टिकुलर लाइंस के लिए। देन एक्सटर्नल CSS, तो यहाँ पे भी हमें नाम से पता चल जाएगा, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, करंट पेज में या जिस पेज में भी, जिस पेजिश में हमें स्टाइल अप्लाई करनी है उन पेजेस के बाहर CSS को डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ये प्रोजेक्ट में बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और हमें उनको शुरू में बताया था मैंने आपको कि हमारे जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे जो वेब पेजेस है वो यूनिफॉर्म लगने चाहिए, मतलब कि उनका थीम, उनका स्टाइल, उनका कलर, लुक एंड फील शुड रिमेन सेम। तो ये देखने वाले को भी, मतलब कि क्लाइंट को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जितने भी पेजेस हैं हमारे, उन सब में हम एक सेम या समान प्रकार के स्टाइल फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें हर पेज में समान एलिमेंट्स के लिए समान स्टाइल लिखनी पड़ेगी। इसके
बजाय हम ऐसा कर सकते हैं, एक अलग से फाइल बना के उसमें केवल हम स्टाइल सेट करेंगे। स्टाइल का जो कोड है वो हम एक अलग फाइल में लिखेंगे, CSS का कोड जिसे हम कहते हैं, एक सेपरेट फाइल जिसमें केवल हमने स्टाइल ही मेंशन की है, कौन सा एलिमेंट के लिए कौन सी स्टाइल, ऐसा उसमें लिख के रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे जितने भी वेब पेजेस है उसको हम लिंक कर देंगे इस CSS फाइल से, या ऐसी जो फाइल हम सेपरेटली बनाते हैं ना उसको CSS फाइल कहते हैं, और उसको एक्सटेंशन भी हम देंगे .css। इस तरह से हम अपने वेब पेजेस में जितने भी एलिमेंट्स के लिए स्टाइल सेट करना चाहते उन सभी के लिए हम CSS का जो कोड है वो एक CSS फाइल सेपरेट बना के उसमें लिख के सेव कर देंगे, और जनरली उसको हम अपने वेब पेजेस जहाँ पे सेव किए उसी जगह पे सेव करेंगे, या फिर पर्टिकुलर फोल्डर बना के भी सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। फिर अपने वेब पेज या डॉक्यूमेंट में जहाँ पे उसका यूज़ करना है हमें केवल उसको लिंक करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जितने वेब पेजेस में हमने CSS को लिंक किया है उन सभी पेजेस में वो पर्टिकुलर एक्सटर्नल CSS फाइल में जो स्टाइल्स डिफाइन की है आपने वो सभी अप्लाई हो जाएगी। With an external style sheet, we can change the look of an entire website by changing just one file। और इसका एडवांटेज भी कितना बड़ा है दोस्तों, कि सपोज कि हमें फॉर्मेटिंग में कुछ चेंज करना है, जहाँ पे मैंने पैराग्राफ्स लिखे उन सभी में मुझे मेरे जितने भी वेब पेजेस में जितने भी पैराग्राफ्स है उसमें मुझे फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, तो मुझे केवल एक ही जगह पे चेंज करना रहेगा, और वो है एक्सटर्नल CSS फाइल। वो एक जगह पे चेंज करने से बाकी इन सभी जगहों पे उसकी असर हो जाएगी। Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section। अब जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि जो वेब पेजेस है जहाँ पे मैं इस CSS को अप्लाई करना चाहता हूँ, वहाँ पे मुझे क्या करना होगा, वहाँ पे मुझे हेड सेक्शन में लिंक एलिमेंट लिखना होगा, और वहाँ पे लिंक एलिमेंट के एट्रीब्यूट में मुझे मेंशन करना होगा कि ये स्टाइल शीट को मैं लिंक कर रहा हूँ, और उसका नाम जिसको मैं लिंक कर रहा हूँ उस फाइल को। वो देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्सटर्नल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद इन द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज। ये देखो ये करंट पेज का हेड सेक्शन, ओके, उसमें लिंक एलिमेंट लिखा है, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। मैं स्टाइल शीट से लिंक कर रहा हूँ, और वो स्टाइल शीट कौन सी है, कहाँ पे है, उसका एड्रेस मतलब कि उसका URL href एट्रीब्यूट में देंगे, href इज इक्वल टू mystyle.css। इससे क्या होगा कि इस फाइल में जितने भी एलिमेंट के लिए स्टाइल हमने डिफाइन की है वो इस पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। ये एडवांटेज, और यही लाइन हम अपने जितने भी वेब पेजेस हमने बनाए हैं उन सभी वेब पेजेस में हम ये सेम लाइन हेड सेक्शन में लिख सकते हैं। An external style sheet can be written in any text editor and must be saved with a .css extension। ऐसी जो एक्सटर्नल फाइल हम बनाते हैं CSS फाइल, उसको .css से सेव किया जाता है। एक्सटर्नल .css फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टेक्स्ट। ऐसे जो Excuse me, sir. यस સર સ્ક્રીન પરફેક્ટ દેખાતી નથી, મીન્સ બ્લર દેખાય છે, કંઈ દેખાતું જ નથી. બધાને બ્લડ દેખાય છે? ઇઝ ઇટ? नो सर, मैंने तो चाकू देखा था। There may be a problem in your internet connectivity, Divya. Okay, sir. Do one thing, I am sharing my another window, you can watch over there also, okay? આવ્યું સર, પરફેક્ટ આવી ગયો. Okay, આવી fine. ગયું, હા. Okay, fine. Yes, तो .css से सेव करेंगे और
उसको लिंक करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज एक हमने स्टाइल शीट CSS फाइल हमने डिफाइन की है एक्सटर्नल CSS, जिसको नाम दिया है mystyle.css। उसमें बॉडी एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेट की है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और H1 एलिमेंट के लिए कलर नेवी एंड मार्जिन लेफ्ट रखा है 20 पिक्सेल्स। इस तरह से दो एलिमेंट्स के लिए हमने केवल स्टाइल डिफाइन की है एक्सटर्नल फाइल में, जिसको नाम दिया है mystyle.css। मल्टीपल स्टाइल शीट। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल था CSS फाइल का कि इस तरह से उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए हम स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है केवल। मल्टीपल स्टाइल शीट्स ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी CSS फाइल्स बनाई है और आप अपने वेब पेज में इन बहुत सारी CSS फाइल्स को लिंक भी कर रहे हो। इट इज़ वेरी कॉमन, ये होता है, हम प्रोजेक्ट में ऐसा करते हैं। इफ़ सम प्रॉपर्टीज हैव बीन डिफाइंड फॉर द सेम सिलेक्टर इन डिफरेंट स्टाइल शीट्स, कब ये हो सकता है कि हम अलग अलग स्टाइल शीट्स को अपने करंट पेज में लिंक कर रहे हैं, तब कहीं पे शायद गलती से, या अगर हमने CSS फाइल नहीं बनाई तो भी ऐसा हो सकता है कि हम जिन CSS फाइल को लिंक कर रहे हैं उनमें कोई एलिमेंट कॉमन है कि जो स्टाइल किया गया है। तब क्या होगा? द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज्ड। तो ऐसे केस में जितने भी लिंक एलिमेंट लिखे आपने, उसमें जो भी लास्ट लिंक एलिमेंट है जिस स्टाइल शीट फाइल के लिए, उस फाइल में एलिमेंट की जो स्टाइल है वो स्टाइल अप्लाई होगी कॉमन एलिमेंट को। कॉमन एलिमेंट मतलब कि आपने सपोज H1 एलिमेंट को, यहाँ पे देखो एग्जांपल है, यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या है, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसमें H1 एलिमेंट के लिए कलर कौन सा डिफाइन किया है? नेवी कलर। अब ये जो एक्सटर्नल फाइल है उसको हमने कहाँ पे डिफाइन किया होगा? लिंक एलिमेंट में, अपने हेड सेक्शन में। ओके, स्टाइल और हेड के अंदर। नाउ सपोज कि इंटरनल स्टाइल शीट भी है जिसमें हमने ये H1 के लिए कलर डिफाइन किया है ऑरेंज। तो क्या होगा कि अगर हमने ये जो डेफिनेशन है, ओके, वो इसके बाद लिखी है, CSS फाइल लिंक करने के बाद लिखी है, तो कलर कौन सा अप्लाई होगा? ऑरेंज। अगर हमने ये बाद में लिखी है तो, अदरवाइज ये अप्लाई हो जाएगा नेवी। और एक से ज़्यादा अगर हमने स्टाइल शीट्स लिंक की है तो जो भी लास्ट वन है, अब सपोज इन तीनों में हमने H1 के लिए स्टाइल डिफाइन की है, तीनों CSS फाइल में, ये स्टाइल 1 वाली फाइल है, ये स्टाइल 2 वाली फाइल है, ये स्टाइल 3 वाली फाइल है, तीनों में हमने H1 एलिमेंट के लिए स्टाइल डिफाइन की है, तो असर किसकी रहेगी? स्टाइल 3 की, क्योंकि ये दोनों में जो H1 की स्टाइल है वो ओवरराइड हो जाएगी। कास्केडिंग ऑर्डर। What style will be used when there is more than one style specified for an HTML element? जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि एक ही एलिमेंट के लिए अगर अलग अलग स्टाइल्स डिफाइन की है तो क्या होगा? All the styles in a page will cascade into a new virtual style sheet by the following rules. तो जितनी भी स्टाइल्स है उन सबको कास्केड किया जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा, when where number 1 has the highest priority. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी? इनलाइन, क्योंकि वो सबसे पहले मिलता है। अगर मैंने ऐसा लिखा है H1 स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, और ऊपर कहीं पे मैंने लिंक भी किया है, तो लिंक में मैंने सपोज कि जो फाइल मेंशन की है उस फाइल में मैंने H1 एलिमेंट के लिए कलर सेट किया है ब्लू, और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर लाइन में जो मैंने H1 एलिमेंट डिफाइन किया है उसके लिए मैं कलर लिख रहा हूँ रेड, तो असर किसकी रहेगी? इसकी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन को।
क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो ओवरराइड हो जाएगा रेड से। सेकंड प्रायोरिटी मिलती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट्स इन द हेड सेक्शन, और ये कुछ ना हो तो जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट है वो स्टाइल उस पर अप्लाई होता है। सो एन इनलाइन स्टाइल हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल्स एंड ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि इनलाइन को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, बाकी के जो दो है एक्सटर्नल और इंटरनल वो अपने सीक्वेंस के अनुसार अप्लाई होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था CSS, मतलब इट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ CSS। अदरवाइज CSS में तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम लर्न कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको वर्क भी दिया हुआ है लैब के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपकी लैब थी फ्राइडे को तो इट वाज पब्लिक हॉलीडे, दैट्स व्हाई यू वर नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशंस और द एक्सरसाइज गिवन टू यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे जो हमने HTML और CSS की बात की है तो हमें बूटस्ट्रैप के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो देखो, अभी हमने ये देखा कि CSS जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट्स है उनको फॉर्मेटिंग करने के लिए, अच्छा डिज़ाइन करने के लिए उपयोगी होता है। तो ऐसी तो CSS फाइल आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे, डिज़ाइनिंग फेज़ में होगे आप, और जब अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन करते होंगे तो आप ऐसे पहले सोच के रखोगे कि कैसी डिज़ाइंस बनानी है और उस तरह से आप CSS फाइल्स बनाने बैठोगे। और CSS फाइल बनाने के बाद, कोड लिखने के बाद आप उसको टेस्टिंग करोगे, बहुत सारे चेंजेस करोगे आप, कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ नहीं जचा, यू विल अपडेट एंड अगेन यू विल टेस्ट इट। तो ऐसी बहुत सारी डिज़ाइंस, बहुत सारी CSS फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल एंड दे आर फ्री टू यूज़। तो ऐसा ही एक पूरा फ्रेमवर्क है CSS का, जावास्क्रिप्ट का, वो है बूटस्ट्रैप एंड इट इज़ अवेलेबल फ्रीली। बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी ऐसी CSS फाइल्स अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कि हम जो लिंक एलिमेंट अभी हमने चर्चा की, लिंक एलिमेंट की, एक्सटर्नल CSS, ये जो बूटस्ट्रैप है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, इट इज़ एक्सटर्नल। तो जब हमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करना होगा तो हम एक्सटर्नल CSS को ही लिंक करने का जो तरीका है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिंक एलिमेंट जो लिखते हैं और उसमें रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, फिर href इज इक्वल टू, वहाँ पे हम ये बूटस्ट्रैप का जो सर्वर है और जहाँ पे उसकी ये CSS फाइल पड़ी है उसका URL हम वहाँ पे लिखेंगे, तो वो ऑनलाइन हो जाएगा। और ये कोड जब रन होता है आपका तब इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी आवश्यक है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ये इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या होगा कि आपके पेज में आपने बूटस्ट्रैप की एक्सटर्नल फाइल्स को ऑनलाइन लिंक किया है, तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो वो लिंक नहीं हो पाएगी, और जो कोड आपने लिखा है, जो डिज़ाइनिंग आपने अप्लाई किया है बूटस्ट्रैप को यूज़ करके, वो जो आपका एक्सपेक्टेशन है उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम वो जो CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है उसको डाउनलोड करके अपने किसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में रख के लोकली भी उसको हम लिंक करवा सकते हैं। लेकिन इट इज़ बेटर टू लिंक देम ऑनलाइन, बिकॉज कि अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो इजीली अपडेट अपने पेजेस में भी हो जाएगा। So what is Bootstrap? It is a free front-end framework for faster and easier web development. एक पूरा फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है कि जो हम सबके लिए इजीली अवेलेबल है। Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, forms, buttons, tables, navigation, many other as well as optional JavaScript plugins. मतलब HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के लिए उसमें डिज़ाइनिंग अवेलेबल है, CSS अवेलेबल है। Bootstrap also gives the ability to easily create responsive design. Bootstrap में ये भी एक एडवांटेज है कि वो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। क्या होता है रिस्पॉन्सिव? What is responsive design? Responsive web design is about creating websites
which automatically adjust themselves to look good on all devices from small phones to larger desktops. देखो, जब हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हम कभी साइज़ के बारे में तो सोचते ही नहीं। कौन सा ब्राउज़र, किस ब्राउज़र पे, कौन से रिजोल्यूशन पे अपना पेज रन होने वाला है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन जब हम रियल लाइफ में ऐसा करते हैं प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे सामने एक चुनौती आती है कि ऐसा पेज बनाना है कि जो छोटे मोबाइल से लेकर अपने एक बड़े स्क्रीन पे भी सही ढंग से एक अच्छा आउटपुट जो हमने टेस्टिंग किया है उसी तरह का आउटपुट प्रेजेंट कर सके। और इन सब बातों को ध्यान में रख के हम जब अपना पेज ऐसा बनाते हैं कि वो चाहे मोबाइल में डिस्प्ले हो, चाहे कंप्यूटर में, चाहे लैपटॉप में, चाहे टैबलेट में, सभी जगह पे वो परफेक्ट आउटपुट प्रेजेंट करे, ऐसा पेज जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ऐसे डिज़ाइन को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। क्या कहते हैं उसको? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब देखो, बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करें, इतना सारा ऑलरेडी अवेलेबल है, सब बना के रखा गया है, तो कैसे उसको यूज़ करें। ऐसे और भी फ्रेमवर्क्स है, बट बूटस्ट्रैप इज़ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर अमंग दोस। यूजिंग बूटस्ट्रैप CDN, उसका अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के। उसमें से जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के ज़रिए हम उसको यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप्स, इट इज़ नॉट DCN, it is CDN, is a public content delivery network which is used to load CSS, JavaScript and images remotely from its server. मैंने कहा ना कि वो ऑनलाइन अपने सर्वर में जहाँ पे भी है वहाँ से हम उसको इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन वी विल लिंक देम टू आवर पेज। When we need to include bootstraps, compiled CSS or JavaScript, we can use Bootstrap CDN. With the Bootstrap CDN, we can skip the download and use it to deliver cached version of Bootstrap CSS and JS to our project. तो हमें डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट उसको वो जहाँ पे है सर्वर में वहीं से उसको हम लिंक करके यूज़ करेंगे। If we want to quickly add Bootstrap to our project, it is the right option, that is Bootstrap CDN. It is the right option. Using it, we should add 1 CSS and 3 JS files to our page. अब देखो, आप इसका यूज़ करने जा रहे हो या करना चाहते हो Bootstrap का, तो आपको क्या करना है, एक CSS फाइल और 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको अपने पेज में लिंक करवानी है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी उसमें अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में, लेकिन आपके पेज में आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो यू कैन अवॉइड इट, यू कैन ओनली लिंक द CSS फाइल। ये कंपलसरी नहीं है कि ये चारों फाइल्स को लिंक करना ही है। अब देखो कैसे करें ये सब कुछ, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो देखो, सबसे पहले आपको इस URL पे जाना है, ओके, कि जो बूटस्ट्रैप 4 के लिए है, ये उसका होम पेज है बूटस्ट्रैप 4 का, उसकी मैंने यहाँ पे आपको लिंक दी है। जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको ये पेज देखने को मिलेगा। वहाँ पे थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको CSS फाइल और JS फाइल्स कौन कौन सी कॉपी करनी है, मतलब उसका पूरा URL ही यहाँ पे दिया होगा। URL की बात तो छोड़ो, पूरा वो लिंक का एलिमेंट ही यहाँ पे दिया हुआ है। ये एलिमेंट आपको कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में, जिसको हम कहते हैं HTML पेज, उसमें आपको हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी यहाँ पे देखो रखी है, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट फाइल, एंड उसका इंटीग्रिटी भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इन फाइल्स को भी आपको कॉपी करके अपने पेज में रख देना है। हेड सेक्शन में भी रख सकते हो, या तो फिर ज़्यादातर केस में इसको HTML में फूटर सेक्शन में, मतलब कि नीचे एट दी डाउन पार्ट ऑफ आवर HTML पेज, वहाँ पे रखा जाता है। तो ये 3 फाइल्स और ये एक फाइल्स, और मतलब कि डायरेक्टली आप ये 1 लाइन और ये 3 लाइन कॉपी करके अपने पेज में पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे टेम्पलेट भी दिया गया है, मतलब कि जिस वेबसाइट में हम अभी देख रहे थे, मतलब कि जिस वेब पेज पे हमने विजिट किया था, वहाँ पे और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट भी देखने को मिलेगा। मतलब कि आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके एक वेब पेज बनाना चाहते हो तो वो इस तरह का होना चाहिए।
देखो यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट, मतलब इसको हम कॉपी करके पूरा पेस्ट करके जो हमें अपना पेज बनाना है, बॉडी एलिमेंट में जो लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी की चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पे ये HTML5 के लिए लिखा है, लैंग्वेज लिखा है, फिर हेड सेक्शन जहाँ पे ये दो चीज़ें लिखी है जिसके द्वारा अपना ये जो है कोड वो रिस्पॉन्सिव बनता है। ये 2 लाइन्स मेटा टैग है। फिर यहाँ पे लिंक किया है स्टाइल शीट को, जो हम अभी कॉपी करने की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ हेड सेक्शन में ही है। ओके, और टाइटल जो भी है हमारा वो हम यहाँ पे दे देंगे टाइटल। ओके, फिर ये बॉडी सेक्शन शुरू हुआ कि जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसमें हमें जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। एंड फाइनली यू कैन सी दैट वो जो 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स थी उनको यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है। तो हमें अपना पेज का जो पर्टिकुलर कोड है वो यहाँ पे लिखना है, HTML या जो भी हम कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लिखते हैं, HTML का कोड लिखते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, वो यहाँ पे लिखना है। बाकी की चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी इस टेम्पलेट में अवेलेबल है कि जो हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो यहाँ पे मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स W3 स्कूल्स में अवेलेबल है। जैसा कि W3 स्कूल में मैंने आपको कहा था कि आपको HTML की प्रैक्टिस, CSS की प्रैक्टिस, उसी तरह से बूटस्ट्रैप 4 की प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ पे एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है उसी तरह के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे इस URL से। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है दोस्तों, उसमें देखो ये ऊपर की चीज़ें जो है लाइंस, वो एज इट इज़ स्टार्टर टेम्पलेट से लेकर रखी गई है। और वो जो 3 स्क्रिप्टिंग की लाइंस थी स्क्रिप्ट टैग की, वो भी मैंने यहाँ पे हेड में ही रख दी है। फिर अब मुझे टेबल बनाना है, एक टेबल सिंपल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला। अब उस टेबल को मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो बूटस्ट्रैप में जो स्टाइल्स अवेलेबल है उसका मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन किया कंटेनर, फिर H2 फॉन्ट में हेडर मैंने डिस्प्ले किया बॉर्डर टेबल। फिर जहाँ पे मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ, टेबल डिफाइन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने क्लास दिया टेबल बॉर्डर्ड। ये CSS यूज़ किया मैंने का क्लास, और ये किस में अवेलेबल है? बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में टेबल एलिमेंट के लिए स्टाइल डिफाइन की गई है, उसी तरह से टेबल बॉर्डर्ड ये भी डिफाइन किया गया है। हम उसका केवल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टेबल क्लास, और एडिशनली अनदर क्लास यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम टेबल बॉर्डर, मतलब कि टेबल और उसमें बॉर्डर भी आनी चाहिए। तो सिंपली जब आप इसको नहीं लिखते हो, ये अगर नहीं लिखते हो, तो जो आपका टेबल आता है वो सिंपल HTML का टेबल होता है, उसमें कोई स्टाइल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमने कौन सी स्टाइल अप्लाई की? बूटस्ट्रैप की। और ऐसी बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है। मैंने जो यहाँ पे लिंक आपको बताई है, उस लिंक पे जाके आप ऐसी कौन कौन सी स्टाइल्स अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप के ज़रिए हम कैसा स्टाइल, कैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो पूरा उसमें एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया बूटस्ट्रैप क्लास का। कौन सा क्लास? टेबल क्लास और टेबल बॉर्डर। फिर जो है वो तो मैंने एक हेडर बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और फिर टेबल की बॉडी में मैंने रो में 3 कॉलम्स, हर रो में 3 कॉलम्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी, इस तरह से मैंने 3-4 रोज ऐड की। एंड फाइनली यू कैन सी द आउटपुट। ये जो डिज़ाइन हमारे सामने, ये टेबल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, वो उसमें जो स्टाइल्स अप्लाई हुई है वो बूटस्ट्रैप के क्लास से हुई है। ये टेबल बॉर्डर्ड है और ये पूरा उसका टेबल। इसी तरह की बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में, और बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज आजकल बहुत सी कंपनी अपना भी फ्रेमवर्क बनाती है, वो भी यूज़ करती है। हम अगर चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, I will stop here. Now in the next session we will discuss JavaScript.